हेलो एंड वेलकम टू अर्निंग स्टोरीज विथ वर्षा। सो आज का जो हमारा एपिसोड है एक्चुअली अर्निंग स्टोरीज नहीं है, बट इट इज अ नर्चरिंग ऑफ आर्टिस्ट्स हु आर इन मेकिंग। तो हमारे साथ आज एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, श्रावणी जैन, जो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फील्ड में काम करती है। उसके टैलेंट सुन के मैं भी काफी हैरान हूं कि इतना मल्टीपल टैलेंट्स लेके वो है इस अभी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए रेडी। तो वेलकम श्रावणी। नमस्ते, धन्यवाद। यस, एंड एक थोड़ा सा चाहेंगे कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें ताकि लोग ये समझ सके कि आपकी एज क्या है और इतनी कम एज में कैसे आपने इतनी इतनी अचीवमेंट्स कर ली हैं। नमस्ते ऑडियंस, मेरा नाम श्रावणी जैन है। 13 साल की बच्ची हूँ और मैंने 1.5 साल के लिए जब से मिमिक्री करना शुरू किया है। मेरे पिताजी ने मुझे मिमिक्री सिखाई है। बेसिकली मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ, एक सिंगर हूँ, एक एंकर हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक एंटरटेनर हूँ, एक राइटर हूँ। अपने स्क्रिप्ट्स जो मैं स्टेज पे परफॉर्म करती हूँ खुद की खुद लिखती हूँ। सो मतलब थोड़ा सा तो आश्चर्य हो ही रहा होगा लोगों को, क्योंकि इतनी यंग एज में शायद कई बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई भी शायद स्कूल की मुश्किल से करते हैं, माँ बाप शायद पीछे पड़ते तब करते हैं। तो बेसिकली अपन तुम्हारे क्योंकि काफी टैलेंट्स हैं तो अपन एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप में भी शायद मिमिक्री आर्टिस्ट बनना चाहती हैं जी, बट क्योंकि आपके इतने सारे टैलेंट्स हैं तो जिन बच्चों में वैसे टैलेंट्स हैं उनके लिए और कौन से फील्ड्स बाद में ओपन अप होंगी, अपन उसके भी बारे में एक बार बात करते हैं। क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जिनके बच्चे हैं उसमें अगर शायद एक टैलेंट है कोई, तो कैसे उन्होंने उसको नर्चर करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि बेटा देखो अभी इस दुनिया में तो ऐसा है कि हर पर्सन इंजीनियर डॉक्टर ऐसा नहीं बन पा रहा है ना। और इतनी ओपन फील्ड्स हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए है, तो ऐसे जो प्रोफेशंस हैं उनको बाद में काफी स्कोप है। तो कैसे लोगों ने पहचानना अपने बच्चे का टैलेंट, ऐसा नहीं कि उसके पीछे पड़ गए, उसको इच्छा नहीं है बस तू मैथ्स पढ़ ले, तू साइंस पढ़ ले। अपन क्या ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं उनमें कि ये टैलेंट है, और अगर वो टैलेंट है तो कैसे उसको आगे बढ़ाएं, कैसे उसको उसमें अपन ऐसा प्रेरित करें कि वो उसको एज अ करियर अपना सके फ्यूचर में। तो सबसे पहले मिमिक्री की बात करते हैं। जैसे तुमने बताया कि तुम्हारे फादर ने सिखाया, पर कोई भी सिखाने जाता है तो शायद इतना आसान नहीं है। एक इनबॉर्न भी अपन जो बोलते हैं एक टैलेंट होता है पर्सन में। तो कैसे शुरुआत हुई इस चीज की? तो देखिए, ये शुरुआत बहुत ही मजेदार रही है। मेरे पिताजी मिमिक्री आर्टिस्ट है और बिकॉज वो घर के बड़े बेटे हैं तो सारी जिम्मेदारियां मेरे दादाजी के बाद उन पर आ गई थी। तो बस जिम्मेदारियां करते करते उनका वो जो टैलेंट था वो टोटली गायब हो गया। और जब मेरा जन्म हुआ, डीएनए से वो मुझे मिला है। और जब मैं 1.5 साल की थी तब अच्छे से नहा धो के बढ़िया तरीके से तैयार होके हम लोग शिव जी के मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। और जाने से पहले जब मैंने चकाचक नए जूते पहने तो मेरे पिताजी ने राजकुमार की आवाज में बोला था, ए जानी, राजकुमार के जूते राजकुमार के पहले आते हैं। तो वो मैंने मेरे छोटे से स्पीकर से जैसे तैसे कॉपी कर दिखाया कि जानी, राजकुमार के जूते पहले आते हैं। पापा गॉट शॉक्ड कि वाह, इसने कर दिखाया, कैसे किया इसने? 1.5 साल की उम्र में। 1.5 साल की उम्र में। फिर धीरे धीरे मुझे टास्क देते गए कि अगर इसने ये करके दिखाया तो हो सकता है नाना पाटेकर भी करके दिखाए, हो सकता है परेश रावल भी करके दिखाए, हो सकता है अमरीश पुरी भी करके दिखाए। धीरे 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 मुझे देते गए, मुझे सिखाते गए और आज मैं इस स्टेज पर हूँ कि मैं 117 आवाज निकाल सकती हूँ। वाह, तो 117 आवाज मतलब सच में क्रेडिबल चीज है वो। तो उसमें से आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये मेरा जो परफॉर्मेंस था वो मेरी ऑडियंस को सच में बहुत पसंद आया और ये मेरा भी फेवरेट है, कि कहीं भी मुझे लगे तो नहीं, ये परफॉर्म तो मैं जरूर करना चाहूंगी क्योंकि दिस इज माय बेस्ट व्हाट आई कैन गिव, ऐसा कुछ चीज है? जी, अगर आप ट्रू टीएम की ओसी फैन है तो दया बेन को कोई नहीं भूल सकता। इतनी प्यारी वो है कैरेक्टर, इतना जोश है उनमें। और मैं जब भी परफॉर्म करती हूँ, जब भी कोई स्किट करती हूँ, एक्ट करती हूँ, तो दया बेन की एक लाइन तो कम से कम मैं डालती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ वो मेरा बेस्ट है और मेरी ऑडियंस को भी वो बहुत पसंद है। तो दया बेन है जो सबसे बेस्ट है। तो जरूर सुनना चाहेंगे ऑडियंस हमारे कि किस तरह आप उसको परफॉर्म करती, तो थोड़ा सा कुछ दया बेन के वॉइस में। जी बिल्कुल, हमारी दया बेन आज से मिलने आई है। नमस्ते, मैं दोयो टप्पू के पापा गड़ा।
मुझ में बहुत टैलेंट है, मतलब मैं गुजराती खाना बना सकती हूँ, डांडिया खेल सकती हूँ, गरबा खेल सकती हूँ। और आज वर्षाबेन ने मुझे बुलाया है तो थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, और जय जिनेंद्र। वाह, दैट्स रियली रियली क्रेडिटेबल। तो बहुत मजा आई मुझे ये सुन के। तो ये तो क्योंकि टैलेंट मुझे लगता है ये सच में इनबॉर्न ही रहता होगा जिन बच्चों में है, पर हाँ उसको पहचानना पेरेंट्स के लिए जरूरी है, क्योंकि आपके फादर एक खुद आर्टिस्ट थे तो उन्होंने आपको पहचाना। पर जो बच्चे अगर मजाक मजाक में कुछ करते होंगे घरों पे, तो पेरेंट्स ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हाँ अगर ये कुछ कर पा रहा है तो जरूर हम उसको नर्चर करें उस चीज में आगे। और कुछ ये सुन के तो मजा आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है एक और कुछ आप करके दिखाएं तो ज्यादा मजा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ओल्ड विलन थी, उनका नाम था मनोरमा चाची, और दया बहन की बात वो एक बेस्ट है जो मैं कर सकती हूँ। मनोरमा चाची आज आपसे मिलने आई, हमारी ऑडियंस से मिलने आई। आय हाय क्या बात है, आज आपको यहाँ देखकर लगता है साक्षात गुलाब का प्यारा सा फूल खिल उठा हो। मैं वर्षा जी का आभार मानती हूँ, मुझे यहाँ बुलाया गया, दिल से धन्यवाद वर्षा जी। वाह, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया एकदम। तो जैसे अभी आपने कहीं कुछ, जैसे अब आप स्कूल में हैं तो लोग तो टैलेंट अपने टीचर्स भी पहचानते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल्स हैं, अपने फ्रेंड्स के बर्थडेज होते हैं, रिलेटिव्स के, तो क्या वहां लोग प्रेशर डालते हैं कि नहीं तुम तो करो आज परफॉर्म, मजा आ जाएगा, ये अपने आज आई है तो सबको एंटरटेन जरूर करेगी? बिल्कुल, बाकी किसी जगह पे हो या ना हो, स्कूल में बहुत होता है। कोई भी नए मेहमान आए होते हैं, कोई एनुअल डे का फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो मेरे प्रिंसिपल मैम आते हैं और कहते हैं श्रावणी बाकी कुछ हो ना हो तूने एक बार परफॉर्म करना है यार। मतलब उस टाइम मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि हाँ यार मेरी वजह से अगर मेरे स्कूल का नाम बड़ा हो रहा है तो मैं जरूर परफॉर्म करूंगी। और रही बात रिलेटिव्स की, शादियों की, बर्थडेज की, तो वहां पर मुझे जाना ही पड़ता है क्योंकि वो मेरे अपने हैं, और अगर वहां पर मैं परफॉर्म करूंगी तो मुझे जरूर खुशी होगी। और इसके साथ साथ अपन जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं वो एक अलग चीज है, जब अपन ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं वो एक अलग तो हाँ एक अलग चीज भी है, और उससे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है। जब अपन देखते हैं कि उन लोग एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को, अपने को अपलॉड कर रहे हैं, तो अपन को ये भी समझ में आता है कि हाँ अपन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अपन कितनी भी घर पे प्रैक्टिस करें उसका अलग एक मजा है, और ऑडियंस के सामने जाके करें उसका एक बहुत ही अलग मजा है। और उसके सिवा जो मैंने देखा तुम्हारा कि तुमको लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है जी, यू वांट टू लर्न मोर ऑफ द लैंग्वेजेस, तुमको इच्छा है कि शब्दावली बढ़े मेरी, हर लैंग्वेज में डिक्शनरी बढ़ जाए मेरी। जी, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अपन बहुत दिनों से देख रहे हैं कि जो रीडिंग हैबिट्स हैं उसको लोग बोलते हैं लॉस्ट आर्ट हो गया, अभी लोग पढ़ना कम कर दिया है क्योंकि पूरा समय लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं जी। तो क्या लगता है कि एडवांटेजेस क्या तुमको ऐसे खुद को देखने में पता चलता होगा? मेरे फ्रेंड्स हैं जो मे भी बहुत ज्यादा लैंग्वेज पे फोकस नहीं करते, और तुम हो जो बहुत सीख रही हो, एक एक शब्द पे शायद इंपॉर्टेंस दे रही हो, उसका मीनिंग ढूंढ रही हो, अपनी लाइफ में क्या फर्क पाती है उससे? तो देखिए आपने बात की रीडिंग अब एक लॉस्ट आर्ट हो रही है। देखिए वैसे तो हर कोई बंदा अपने दिन के 4-5 घंटे यूं रील्स स्क्रॉल करने में डाल देता है, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। तुम जब सोशल मीडिया पे उतना अपना टाइम वेस्ट कर ही रहे हो, क्यों ना तुम आधा घंटा पढ़ के देखो। नहीं मिल रहा कुछ, अखबार पढ़ो, शायद अखबार में तुम्हें ऐसा कुछ पढ़ने मिल जाए जिससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है। मैं देखती हूँ कि मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, मैं गुजराती पढ़ रही हूँ, और मेरे दोस्त उन्हें कुछ नहीं आ रहा, तब मुझे बड़ा बुरा फील होता है कि मैं इनकी दोस्त हूँ, मैं इनको सपोर्ट करना चाहती हूँ, पर ये लोग क्यों नहीं कर रहे। तो इसका कारण है शायद मोबाइल में वो घुसे रह जाते हैं और पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, और बाद में शायद वो कुछ कर नहीं पाते, कुछ बड़ा बनना चाहता है वो बन नहीं पाते। आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए, कम से कम दिन में 1 घंटा अगर आप पढ़ते हैं तो आप खुद देखिएगा 1 महीने बाद आप अपने में कितना चेंजेस फील करोगे। एक टाइम पे आपको स्टेज पे जाने में कतराते थे, आप बोलने में कतराते थे, और आज आप फुल कॉन्फिडेंस में बैठ के आप बोल सकते हो, उन्हें समझा सकते हो। ये पावर है रीडिंग की, शब्दों की। लैंग्वेज में अगर तुम्हारा मास्टरी है तो कहीं भी तुम जाओ, कहीं कुछ कन्वर्सेशन है वहां तुम कंफर्टेबल रहते हो, तुमको कुछ परफॉर्म करना है तो तुम कंफर्टेबल हो, क्योंकि मे भी ऐसा नहीं कि जरूरी तुमको स्टेज पे ही परफॉर्म करना है। मे भी आप कल के दिन कोई नौकरी करने जाएं, वहां आपको एक इंटरव्यू फेस करना है,
उसमें भी लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी आपको, जरूरत पड़ेगी। तो ये सब लोगों ने सीखना चाहिए। बिल्कुल सही। उसके सिवा मतलब मैं ऐसे पूछ रही थी कि जैसे अपन ये मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, तो क्या लगता है तुमको कि और भी कई करियर ऑप्शंस हैं? मतलब आपके सामने आज एक मिमिक्री आर्टिस्ट का है, पर जो लोग अगर लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हैं कि मैं अच्छा कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखूं, तो तुमको क्या लगता है कि क्या क्या करियर ऑप्शंस ओपन अप हो जाएंगे उनके सामने? तो अगर आप कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज बहुत अच्छी बोल लेते हो, जो दूसरे नहीं कर पाते, वो आप कर लेते हो उस लैंग्वेज में, आपके लिए एक रास्ता खुल जाता है, और वो है मोटिवेशनल स्पीकर का। संदीप माहेश्वरी जी को आपने देखा होगा, बहुत से और मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। वो लोग सिर्फ अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने विचार मानते हैं, और अच्छे से, क्योंकि उनको उस भाषा का ज्ञान है, तो उनको पता है कौन सा शब्द कहाँ यूज करना है, और उससे लोग मोटिवेट हो जाते हैं। तो अगर आपकी लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ है, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, और बहुत सारे रास्ते हैं जो आपके खुल जाएंगे अगर आपकी लैंग्वेज पे पकड़ है तो। और लैंग्वेज पे पकड़ कैसे आएगी? पढ़ने से। तो जो लोग पढ़ रहे हैं या जो देख रहे हैं, हमारे ऑडियंस पेरेंट्स हैं, उन्होंने सच में मतलब इस आर्ट को फिर से एक वापस बच्चों में इन्फ्यूज करना चाहिए कि पढ़ें, क्योंकि जर्नलिज्म तो है ही, समझो। उसके सिवा राइटिंग स्किल्स तुम्हारी अगर अच्छी हैं, तुम बुक्स लिख सकते हो, तुम पोइट्री लिख सकते हो, ये सब चीज़ों की भी दुनिया में ज़रूरत है। लोग एडिटर्स बनते हैं, लोग न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं, और तुम अच्छे मॉरल्स भी लोगों को सिखा सकोगे शायद उससे। और उसके सिवा मतलब मुझे तो आश्चर्य हुआ सुन के कि तुम एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी जाती हो दूसरी जगह पे लोगों के सामने। तो क्या एक्सपीरियंस है, और क्या लगता है कि मतलब किस तरह का फर्क लोगों की लाइफ में ला पा रहे हो? मुझे तो बस यही चाहिए कि मैं जो बोल रही हूँ वो लोग पहले समझ ले, वो लोग मतलब ऐसे हाँ सही कह रही है, बिल्कुल सही। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। पहले आप समझो कि मैं क्या बोल रही हूँ, उसके बाद मुझे लोगों में फर्क दिखना शुरू हो जाता है। मैंने बस एक लड़की को बोला था, देख बहन, आज तेरा डे 1 है, तेरे 400 व्यूज है, 4 घंटे की मेहनत है। एक 1 डे होगा जब तेरे 40 मिलियन व्यू हो गए, 4 मिनट की मेहनत होगी। ये कब होगा? जब तू अच्छे से ट्राई करेगी। मेरी बस यही 2-4 शब्द थे। उस लड़की ने कंटेंट डालना शुरू किया सोशल मीडिया पे, आज उसके 2 मिलियन फॉलोवर्स है, 50-50 मिलियन व्यूज जा रहे हैं। तो ये फ़र्क मुझे देखने को मिलते हैं, और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है कि लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को, लोग अपने जीवन में उन चीज़ों को उतार रहे हैं जो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, और ये सच में बहुत अच्छी बात है। तो कभी ऐसा लगा कि ऑडियंस को ऐसा फील होता कि ये तो एक छोटी सी लड़की है, तो ये कैसे मुझे मोटिवेट कर सकेगी? हमेशा लगता है। मैं बैठी हूँ, मैं उन्हें समझा रही हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ, सामने से पब्लिक का रिएक्शन ऐसे आ रहा है कि भाई कैसे, तो मैं खुद डिसमोटिवेट हो जाती हूँ कि अरे क्या रिएक्शन दे रहे हो यार। बट जब मैं बोलती हूँ तब उनको हाँ बच्ची है पर कर सकती है, ऐसा निकलता है। और बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, तू तो बच्ची है, 13 साल की तो है, तू छोड़ दे सब, पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही हूँ और मेरे टैलेंट पर भी काम कर रही हूँ। तो अभी जो तुम भी कर रही हो, तो मे बी वो एक अपन उसको एज अ प्रैक्टिस सेशंस भी समझ सकते हैं कि आपको अपने को ऑडियंस मिल रही है, अपन ये सेशंस कर पा रहे हैं, तो शायद फ्यूचर में जैसे अपनी भी एज बढ़ेगी, मैच्योरिटी बढ़ेगी, तो नेचुरली और इफेक्टिव होती जाएंगी ये चीजें जो अपन कर रहे हैं। बट डेफिनेटली एक अपने सामने बेस रेडी होता है कि ऑडियंस है, उनका रिएक्शन क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर रही है ऑडियंस अपने से। तो इन चीजों के अलावा और क्या चीजें हैं जिसमें इंटरेस्ट है? मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और मैं बड़ी होकर एक पॉलिटिशियन ही बनना चाहती हूँ। ओह वाओ। बट ये मेरी हॉबी है और मुझे शौक है करने का, इसलिए मैं कर रही हूँ। और अगर इससे मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है, उनके सपोर्ट मिल रहा है, मेरी वजह से अगर उनके चेहरे पे स्माइल आ रही है, तो इसमें हरकत क्या है? मैं ये करूंगी जब तक मुझ में ताकत है, जब तक मैं कर सकती हूँ मैं ये करूंगी। लोगों को हंसाऊंगी, खुश करूंगी, उनका टेंशन दूर करूंगी, ये मैं करूंगी। और पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ ये तुमने कहा, तो क्या मतलब अभी का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, नेशनल इंटरनेशनल, क्या लगता है उस चीज के बारे में? मतलब देख के तुमको ऐसा क्या मोटिवेशन मिला कि अपन ने एज अ पॉलिटिशियन करियर करना चाहिए बाद में? जी, जैसे आजकल के ज़माने में पॉलिटिशियन देश की भलाई के लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं, बट हाँ 2-3 पॉलिटिशियंस हैं जिनको देख के प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी उतरना है। पहली बात, मुझे पॉलिटिशियन इसलिए बनना है क्योंकि मुझे मेरे देश की सेवा करनी है।
मैं देखती हूँ गरीब लोग बैठे होते हैं फुटपाथ पर, ब्रिज के नीचे, हर तरफ कचरा होता है, गंदगी होती है, मेरा देश गंदा लगता है, मुझे हर तरफ से गंदी बदबू आती है और मैं वो नहीं चाहती हूँ। और अगर मुझे वो साफ करना है तो शायद मुझे पॉलिटिशियन ही बनना पड़ेगा। और एक और चीज़ है कि आजकल के जो पॉलिटिशियंस है ना, वो देश का भला छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं। तो हाँ, वो एक रीज़न है कि मैं मेरे देश के लिए पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ। जरूर। तो उसके लिए मतलब क्या प्लान किया कि किस तरह की पढ़ाई करना पड़ेगा, कैसे आगे पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि पॉलिटिशियन बनना, स्पेशली अगर अपना बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिक्स में, तो वो काफी डिफिकल्ट होता है Difficult लोगों को। तो कुछ ऐसा मन में है कि मैं इस तरह की पढ़ाई करूंगी कहीं जाके स्पेशल, जो मुझे पॉलिटिक्स की समझ मेरी और बढ़ जाए और आगे मैं एक ऐसा सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, क्योंकि आप अगर बिना बैकग्राउंड के जा रहे हैं तो आपको कुछ तो नया लेके जाना पड़ेगा लोगों के सामने, जो आपको लोग एक्सेप्ट करें। जी बिल्कुल। पहली बात तो अगर मुझे पॉलिटिशियन बनना है, आपने कहा पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन सी करनी पड़ेगी? उस पढ़ाई से पहले मुझे 2 चीज़ें सीखनी होगी, एक है वादा निभाना और दूसरी है पोलाइटनेस। आजकल के पॉलिटिशियन आप देखेंगे, जो इलेक्शंस होते हैं उनसे पहले हाँ जी, बिल्कुल जी, इलेक्शन के बाद वो पहचानते भी नहीं हैं। वो मुझे नहीं करना है, मुझे हमेशा उनके साथ पोलाइट ही बने रहना है। वो मुझ पर भरोसा करेंगे, वो मुझे भरोसा करके वोट देंगे, तो मेरा काम है कि मैं उनका भरोसा कायम करके रखूं, उन पर ना चिल्लाऊं, ना भड़कूं। पोलाइटनेस उसके लिए सीखना ज़रूरी है। और दूसरी बात, वादा निभाना। बहुत से पॉलिटिशियंस मैंने देखे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको पानी की समस्या दूर कर देंगे, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, हम आपको ये देंगे वो देंगे, और बाद में देखा जाए तो कुछ नहीं मिलता। तो मुझे वैसा नहीं करना है। अगर मैं इलेक्शन से पहले उन्हें कुछ वादा करती हूँ तो मुझ में ये ताकत होनी चाहिए कि मैं वो वादा निभा पाऊँ। इसलिए ये 2 चीज़ें पहले सीखना ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच। और भी कुछ है जो तुम कहना चाहोगी? देखिए, आपने शुरुआत में कहा था कि पेरेंट्स ने कैसे पहचानना है। पहली बात तो आप बहुत भाग्यशाली है कि आपके बच्चे में दूसरों के बच्चों से कुछ अलग है। मैंने अभी बोला, अगर उसके पास शब्द संचय बहुत अच्छा है तो वो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है। पर अगर उसकी इच्छा है कि वो आर्ट्स में जाना चाहता है, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, तो उसे वहीं पर सपोर्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे शब्द अच्छे हैं इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर ही बना दे। वो बच्चा जिसमें खुश है उसमें उसे भेजिए। हाँ, या ऐसा ना कि पेरेंट्स के खुद की जो एम्बिशन है वो बनाना चाहें, क्योंकि लोगों के मन में पहले से रहता है मैं मेरा लड़का ये बन जाए। उससे बेटर है कि अपन टैलेंट्स ढूंढे, उनके पहचाने, और उसको बेसिकली खुद को किस चीज में इंटरेस्ट है ये चीज वो जानने की कोशिश करें अपन। हाँ, ये चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी कि मैं चाहता हूँ मेरा बेटा इंजीनियर बने इसलिए वो बन जाए। मत करो। आगे जाके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। मैंने बहुत सी खबरें ऐसी पढ़ी है, माता पिता का प्रेशर, फेल हो गया, बच्चे ने सुसाइड कर ली। ऐसा मत कीजिए। अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है उसे वहाँ मोटिवेट कीजिए, उसे सिखाइए, फुटबॉल सिखाइए, क्रिकेट सिखाइए, म्यूजिक में अच्छा है संगीत क्लासेस लगाइए, क्लासिकल म्यूजिक सिखाइए, इंग्लिश सॉन्ग सिखाइए। जिस फील्ड में आपका बच्चा अच्छा है वहीं पर उसे भेजिए, वहीं पर उसे नरिश कीजिए। जरूरत नहीं कि आप जो चाहते हैं आपका बच्चा वही बन जाए। अल्टीमेटली यही है कि जो तुम करियर कर रहे हो या कर चीज अल्टीमेटली सोच रहे हो करने की, वो तुमको वर्क ना लगे और प्लेजर लगे तुमको। और आज के पेरेंट्स एंजॉय करो तुम उस चीज को। बिल्कुल एंजॉय करना। आज के पेरेंट्स आज के हिसाब से सोचते हैं। आज एक डॉक्टर है जो बहुत प्रसिद्ध है, तो वो चाहते हैं कि मेरी बेटी भी डॉक्टर बने। बट फ्यूचर के बारे में अगर आप सोच के चलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि फ्यूचर में इसका हमें फ़ायदा होगा क्या, फ्यूचर में सच में ये काम करेगा क्या, या मेरी बेटी ऐसे ही घर बैठ जाएगी। फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोच के चलना चाहिए। और अल्टीमेटली जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसे ही अर्न करके भी तुमको हैप्पीनेस आएंगी। जो काम आप कर रहे हैं वो आपने एंजॉय करके करना चाहिए, तभी आपकी लाइफ में प्लेजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो काम आप खुद एंजॉय कर रहे हैं, उससे आप खुद खुश हैं, तो ही वो काम कीजिए, वरना जरूरत नहीं है। दुनिया में और बहुत सारे लोग हैं। तो अभी तो तुम्हारी 13 इयर्स एज है, तो मे बी 5 to 6 इयर्स लेटर कहाँ पा रही हो खुद को? मैं तो बस खुद को एक सक्सेसफुल लड़की की तरह देख रही हूँ, जो आराम से बैठी है, जिसके सर पे एक ही टेंशन है और वो है पढ़ाई का, और दूसरा कोई टेंशन नहीं है। मेरे माता पिता का लोन्स क्लियर हो चुका है, भाई अच्छे से खेल रहा है, फैमिली खुश है, परिवार खुश है, बस बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, खुद को कहाँ पाती हो 5 से 6 साल बाद? 5 से 6 साल बाद तो, क्योंकि पॉलिटिशियन बनने के लिए आपको 21 साल की उम्र चाहिए लड़कियों को, तो तब तक तो मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट ही देख रही हूँ। बाद में देखेंगे अगर मुझे पॉलिटिक्स में जाने को मिलता है या नहीं, या तब तक क्या होता है।
5-6 साल बाद मैं खुद को एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट ही देखना चाहती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। तो इस तरह का टैलेंट हर बच्चे में तो मिलता नहीं है, बट जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, जरूर उनसे यही गुजारिश रहेंगी कि अपने खुद के बच्चों में ढूंढे क्या टैलेंट है। ये नहीं कि उनको फोर्सिबली अपन कुछ कराएं, और उनकी खुशी को सबसे ऊपर रखें अपन, तो ज़्यादा अच्छा है। तो बच्चा एक सक्सेसफुल पर्सन भी बनेगा, शायद उसका जीवन शांति का भी होगा, और वो लाइफ एंजॉय भी करेगा। तो थैंक यू सो मच हमसे मिलने के लिए। आज इतनी अच्छी मुलाकात हुई अपनी, और इतनी यंग एज में जो काफ़ी मैच्योरिटी तुम्हारे में आ गई है, वो देख के भी बहुत अच्छा लगा। और एक और बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर पेरेंट अपने बच्चे को ज़रूर मोटिवेट करे कि वो पढ़े कुछ ना कुछ जी। अपना जो स्कूल का करिकुलम है वो तो लोग करते ही हैं, पर इससे हट के भी अगर कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं तो ज़रूर अपने लाइफ में काफ़ी डिफरेंस ला सकेंगे वो। तो थैंक यू सो मच, और ज़रूर लोग इससे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तुम्हारा नंबर भी मैं पिन करूंगी, अगर कोई पेरेंट्स हैं जो तुमसे बात करना चाहते हैं या अपने बच्चों को बात करवाना चाहते हैं, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो जरूर जो बच्चे डिप्रेस्ड हैं, जो सोचते हैं मैं कुछ लाइफ में नहीं कर सकता, जरूर आपसे मुलाकात करेंगे और डेफिनेटली इसका सब फायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।